दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है प्लेमथ, मैसाचुसेट्स से, जहाँ पर टाउन में लोग थैंक्सगिविंग फेस्टिवल मना रहे थे। यहाँ पर हम मिच कॉलिंस की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके पेरेंट्स एंड उसकी वाइफ एमेंडा थैंक्सगिविंग की तैयारी कर रहे थे। तब उनके घर उन्हें ज्वाइन करने के लिए उस टाउन का शेरिफ एरिक नॉलन आता है, जो इस फैमिली के काफ़ी करीब था। एरिक की वाइफ काफ़ी टाइम पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी एंड ये टाउन छोटा होने की वजह से वो सबसे पर्सनली कनेक्टेड था, जिनमें से एक ये कॉलिन फैमिली थी। अमेंडा उससे थोड़ी बहुत बात करती है, जिसके बाद मिच उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करता है। बट वो डिनर करने के लिए नहीं रुक पाता, बिकॉज उसे उसके वर्क प्लेस पे यानी राइट मार्ट पे जाना था, जहाँ पर आज भी छुट्टी नहीं थी एंड वो राइट मार्ट में मैनेजर था। फेस्टिवल होने की वजह से वहाँ पर सेल लगी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले थे। इसके बाद हम राइट मार्ट के ओनर थॉमस मार्ट को देखते हैं, जो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ घर पर थैंक्सगिविंग मना रहे थे, जहाँ पर हम उनकी बेटी जेसिका को भी देखते हैं, जिसने उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को भी वहाँ इनवाइट किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है जेसिका की मदर की काफ़ी पहले डेथ हो चुकी है एंड उसके पिता थॉमस ने हाल ही में कैथलीन नाम की एक लेडी से शादी की थी। अब थोड़ा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारने के बाद जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ वहाँ से निकल पड़ती है, जिसका प्लान अपने बाकी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का था। तब हम उसके बाकी दोस्तों को भी देखते हैं, जिनमें स्कूबा, जूलिया, गैबी एंड इवान शामिल थे। अब इसके बाद हम राइट मार्ट को देखते हैं, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी एंड मिच अंदर स्टोर को सेटअप कर रहा था। स्टोर के बाहर हम कुछ एग्रेसिव शॉपर्स को भी देखते हैं, जो आपस में लड़ रहे थे। तब वहाँ पर हम नोटिस करते हैं इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्टोर में सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो बैरिकेड्स लगाकर भीड़ को रोके हुए थे। इस बीच हम देखते हैं इवान को भी कुछ सामान सेल में खरीदना था, इसलिए वो राइट मार्ट जाने की बात करता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई थी एंड इस वजह से वो लाइन तोड़कर अंदर नहीं जा सकते थे। पर वो स्टोर जेसिका के फादर का था, इसलिए उन्हें लाइन में खड़ा रहने की कोई ज़रूरत थी नहीं। स्टोर के बाहर हम देखते हैं लोग आते ही जा रहे थे एंड भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच हम स्टोर के अंदर एमेंडा को देखते हैं, जो मिच के लिए खाना लेकर आई थी एंड वहाँ पर एरिक भी पहुँच चुका था क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उस भीड़ में जेसिका को रायन मिलता है, जो कि उसका क्लासमेट था एंड वो जेसिका को पसंद करता था। बट वो बॉबी के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब जेसिका अपने दोस्तों को लेकर पीछे वाले रास्ते से मार्ट के अंदर चली जाती है, जिन्हें बाहर खड़े लोग देख रहे होते हैं एंड उन्हें अंदर जाता देख वो लोग चिल्लाने लगते हैं। तब मिच एंड एरिक क्राउड को कंट्रोल करने के लिए मार्ट के बाहर आते हैं, बट भीड़ को बढ़ता देख मिच सिक्योरिटी गार्ड डग को स्टोर का दरवाज़ा अंदर से लॉक करने के लिए कहता है। पर तभी एक लड़का एरिक के हाथ से माइक छीन लेता है एंड अनाउंसमेंट कर देता है कि स्टोर ओपन हो चुका है एंड वो सब लोग अंदर जा सकते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है एंड सब लोग बैरिकेड्स को तोड़कर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, जिस वजह से दरवाज़ा टूट जाता है एंड वो सिक्योरिटी गार्ड डक दरवाजे के नीचे आकर मारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं लोग पागलों जैसे स्टोर में लूटपाट कर रहे थे एंड सामान के लिए आपस में लड़ रहे थे। इवान को ये सब देखकर मज़ा आ रहा था, इसलिए वो अपना मोबाइल निकालकर उनका वीडियो शूट करने लगता है। इस बीच बॉबी भीड़ में किसी को गिरा देखकर बचाने के लिए भागता है, बट भीड़ उसके हाथ को कुचल कर तोड़ देती है। वहाँ पर अमेंडा भी मौजूद थी, जो किसी का धक्का लगने से गिर जाती है एंड हम देखते हैं लेज़ी नाम की एक लड़की फ्री का माल लेने के लिए ट्रॉली लेकर भाग रही थी। वो दूसरे ट्रॉली वाले लड़के से टकराती है एंड उन दोनों ट्रॉलियों के बीच में अमेंडा का सर आ जाता है एंड अमेंडा की वही मौत हो जाती है। इतने में मिच वहाँ पर आता है एंड अमेंडा की ये हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है। वहाँ पर एरिक भी लोगों को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपनी गन निकालकर हवा में फायर करता है और इसी के साथ ये सीन
चेंज हो जाता है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम एक हाइड आउट सीक्रेट सेटअप को देखते हैं, जहाँ पर उस हादसे की न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी जो थैंक्स गिविंग के डिनर टाइम पर यूज़ होती है। वहाँ पर वो वीडियो भी चल रही थी जो इवान ने बनाई थी। इसके बाद हम न्यूज़ को देखते हैं, जहाँ पर उस हादसे के बारे में बताया जा रहा था। उस रात को वहाँ पर 3 लोग मारे गए थे एंड बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद मिच ने जॉब छोड़ दी थी एंड वो राइट मार्ट के खिलाफ हो गया था, बिकॉज उन्होंने उस रात को शॉप ओपन रखी एंड उनके लालच की वजह से उसने अपनी पत्नी को खोया था। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि थॉमस मार्ट लीगल केस से भी बच गया था, क्योंकि उस रात की सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज कभी मिली ही नहीं। उस स्टोर के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। स्टोर इस साल भी थैंक्स गिविंग की रात को ओपन रहने वाला था। वहीं पर हमें बॉबी के बारे में पता चलता है कि वो 1 साल से गायब है, जिसका सपना था एक बड़ा बेसबॉल प्लेयर बनने का। पर स्टोर में उस हादसे के बाद उसका सपना टूट चुका था एंड उस रात के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। न्यूज़ के बाद हम जेसिका एंड उसके दोस्तों को देखते हैं, जो मस्ती करते हुए घूम रहे थे। अब बॉबी पिछले 1 साल से गायब होने की वजह से जेसिका रायन के साथ रिलेशनशिप में थी। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम लिज़ी को देखते हैं, जो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तब वहाँ पर एरिक अपने साथी डिटेक्टिव के साथ आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है जब ये टाउन बसा था तब वहाँ पहले गवर्नर जॉन कार्वर थे एंड थैंक्स गिविंग उन्हीं की याद में मनाया जाता है। इस वजह से टाउन में उनके फेस मास्क बहुत पॉपुलर थे। इसके बाद हम देखते हैं थॉमस को, जो जॉन कार्वर के कॉटेज में था, जहाँ पर वो एक कमर्शियल शूट करने आया था। बट जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर किसी ने तोड़फोड़ की थी एंड वहाँ से जॉन कार्वर की एक्स किसी ने चुरा ली थी। तब एरिक पुलिस स्टेशन में कॉल करके रिपोर्ट लिखवाता है एंड उन्हें कॉटेज से बाहर रुकने की सलाह देता है। अब अगले सीन में हम जेसिका एंड उसके ग्रुप को लिज़ी के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो लंच करने आए थे एंड वहाँ पर थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे। तब जेसिका रेस्टोरेंट के बाहर किसी को देखती है, जिसने जॉन कार्वर का मास्क लगाया था एंड वो उसे घूर रहा था एंड वो अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका एंड उसके दोस्तों को इंस्टा पर एक मैसेज आता है, जहाँ पर उन सबको टैग किया हुआ था एंड उस मैसेज में थैंक्स गिविंग की टेबल की एक फ़ोटो थी। अब यहाँ से हम उसी हाइड आउट वाले सेटअप को देखते हैं जो हमने शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एक आदमी मास्क पहनकर बैठा हुआ था एंड वो उस जॉन कार्वर की एक्स को धार लगा रहा था। वो आदमी कंप्यूटर पर उस हादसे को देख रहा था एंड उसने लिज़ी की फ़ोटो के ऊपर पॉज किया था। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम लिज़ी को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट को बंद कर रही थी। तब वहाँ पर वो शख्स आ जाता है एंड उसने जॉन कार्वर का मास्क लगाया था। वो लिज़ी पर हमला करता है एंड उसे डीप फ्रीज में चिपका देता है, जिसके बाद वो अपनी एक्स से उस पर हमला कर देता है। बट लिज़ी खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागती है एंड भागकर मॉनिटर रूम में जाकर छुप जाती है। वहाँ से वो मॉनिटर पर चेक करती है तो वो किलर जा चुका था। इसलिए वो बाहर आती है एंड डरते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो किलर उसकी कार में ही बैठा था, जो उस पर कार चढ़ाने लगता है एंड उससे बचने के लिए वो एक डस्टबिन की तरफ भागने लगती है। बट वो किलर उसे हिट करता है एंड उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं लिज़ी की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर लटकी थी। अब इस हादसे के बाद हम जेसिका एंड उसके दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें उस इंस्टा अकाउंट ने दूसरे पोस्ट में टैग किया था, जिसमें लिज़ी की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर लटकी थी। ये देखकर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर जेसिका नोटिस करती है पहले पोस्ट के अंदर जो थैंक्स गिविंग टेबल था, उस पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे। मीन्स वो टेबल उन लोगों के लिए था। ये देखकर जेसिका अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है।
तब रास्ते में उन्हें लोकल मकार्ती मिलता है जो कि बैंड, पार्टी, ड्रिंक्स एंड गन का काम करता है। वो उन्हें उसकी पार्टी के लिए इनवाइट करके चला जाता है, जिसके बाद जेसिका एंड उसके दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एरिक जेसिका से पूछताछ करता है एंड वो उसे पिछले साल की हादसे की फुटेज के बारे में पूछता है, जिसके अंदर सारे लोग दिखेंगे, बिकॉज एरिक का ऐसा मानना था कि कातिल उन्हीं में से कोई एक होगा। एंड आगे एरिक कहता है कि वहाँ मौजूद सभी लोगों की जान को खतरा है, इसलिए वो किसी पर भी ट्रस्ट ना करे। अपना स्टेटमेंट देने के बाद जेसिका पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, जहाँ पर उसे बॉबी मिलता है, जो 1 साल से गायब था। वहाँ पर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं एंड बॉबी उसे बताता है कि वो उस हादसे के बाद डिप्रेशन में चला गया था एंड इसलिए उसने शहर छोड़ दिया था। बट अब वो वापस लौट आया है एंड अपने अंकल को उनके काम में मदद कर रहा है। तब जेसिका बातों ही बातों में उसे बताती है उस रात स्टोर का सीसीटीवी खराब नहीं हुआ था, लेकिन उसकी फुटेज कैथरीन ने हटा दी थी, बिकॉज वो किसी लीगल मैटर में फंसना नहीं चाहते थे। वो आगे कहती है उस फुटेज की कॉपी उसके डैड के कंप्यूटर में मौजूद होगी एंड उन्हें वो कॉपी वहाँ से लानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जिसने जेसिका एंड उसके पूरे ग्रुप की पिक्चर को दीवार पर लगाया हुआ था, लेकिन वो पहले उस आदमी की तस्वीर को देखता है जो उस रात स्टोर की सिक्योरिटी कर रहा था एंड इतनी भीड़ को देखकर डर कर वहाँ से भाग गया था। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है एंड हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपने घर पर था एंड वहाँ पर वो किलर आ जाता है एंड उसकी गर्दन को काट कर उसका सर अपने साथ लेकर जाता है। वो किलर वापस अपने हाइड आउट में आकर उसके सर को डिनर टेबल पर प्लेट में रख देता है एंड उसकी पिक्चर को क्लिक करके जेसिका एंड उसके दोस्तों को टैग करता है, जहां उस पिक्चर में लिजी की आधी बॉडी भी दिखाई दे रही थी। इस हादसे के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देती है, बिकॉज लोगों में डर फैलने लगा था। जेसिका अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती है सिक्योरिटी फुटेज निकालने के लिए एंड बाहर बॉबी उसका वेट कर रहा था। तो ब्रायन उसे वहां देखकर अपसेट हो जाता है। फुटेज निकालने के बाद जेसिका पुलिस स्टेशन जाती है एरिक से मिलने के लिए। वहाँ पर जेसिका एरिक को बताती है रायन उस रात सिक्योरिटी गार्ड से मिला था एंड उसने उससे कुछ बात की थी। इस पर एरिक उसे कहता है रायन ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्हें उस फुटेज में उस लड़के एंड लड़की की इमेज भी मिलती है जिन्होंने उस रात को भीड़ को भड़काया था। अब अगले सीन में हम जेसिका एंड उसके दोस्तों को देखते हैं जो किलर कौन है इस पर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं जो वर्कशॉप में था एंड वो अपने थैंक्स गिविंग परेड की तैयारी कर रहा था। तब वहाँ पर बॉबी आता है जिससे उसकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस कपल को देखते हैं जिन्होंने उस रात को भीड़ को भड़काया था। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर किलर आकर उन दोनों को मार देता है। अब टाउन में हो रहे हादसों को देखते हुए जेसिका के स्कूल में होने वाला फुटबॉल मैच कैंसिल कर दिया जाता है एंड वहाँ पर एरिक जेसिका को सजेस्ट करता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ रहे। जिसके बाद हम देखते हैं गैबी एंड इवान स्कूल के अंदर चले जाते हैं एंड जेसिका गेट पर ही खड़ी रहती है। तभी अचानक वो किलर इवान एंड गैबी पर अटैक कर देता है। बाहर जेसिका को गैबी के फ़ोन से मैसेज आता है कि वो अंदर आ जाए। जब जेसिका अंदर आती है तो वो किलर उस पर भी हमला कर देता है, बट वो किसी तरह से खुद को बचा लेती है एंड उस किलर से बचकर भागने लगती है। उसका लक अच्छा होने की वजह से वो स्कूल के बाहर आने में कामयाब हो जाती है एंड तब तक बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। यहाँ पर एरिक उससे पूछताछ करने लगता है कि क्या उसने किलर को देखा या उसे कुछ याद है, बट जेसिका कुछ बता नहीं पाती बिकॉज उस किलर ने जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ था। तभी वहाँ पर जूलिया के फादर आते हैं एंड उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसे वो दूसरे शहर भेजने वाले थे बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि ये टाउन अब सेफ नहीं रहा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड हम स्कूबा एंड जेसिका को देखते हैं
जो नकारती की पार्टी में जाते हैं एंड उससे प्रोटेक्शन के लिए गन ले लेते हैं। वो दोनों कार से जा रहे थे एंड जूलिया से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तभी हम उस किलर को देखते हैं जो जूलिया के घर में आ चुका था। वो किलर उसके डैड एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके जूलिया पर अटैक कर देता है एंड उसके दोनों कानों में पिन घुसा देता है। वो दोनों वीडियो कॉल पर ये देख रहे थे एंड तब स्कूबा गाड़ी घुमाकर उसे बचाने के लिए जाने लगता है। जूलिया वहाँ पर तड़प रही होती है एंड वो किलर उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं एंड स्कूबा उस किलर पर गन तान देता है, बट वो गन लॉक होने की वजह से वो शूट नहीं कर पाता। वो किलर अपना मोबाइल निकालकर उन्हें लाइव इमेजेस दिखाता है जहाँ उसने इवान एंड गैबी को बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद वो किलर जूलिया को कटर पर फेंक देता है एंड वहाँ से भाग जाता है। कटर पर गिरने की वजह से जूलिया की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जेसिका के घर पर पहुँचते हैं एंड वहाँ पर थॉमस ये फैसला करता है कि वो इस साल स्टोर बंद रखेगा। पर एरिक उसे कहता है कि अगर उस किलर को पकड़ना है तो पुलिस को उसके लिए ट्रैप सेट करना पड़ेगा। इस पर थॉमस भी एग्री करता है एंड वो उसकी फैमिली के साथ परेड में शामिल होने की बात करता है, जिससे वो किलर उनके लिए वहाँ आए एंड पुलिस उसे पकड़ ले। अब अगले सीन में हम देखते हैं परेड शुरू होती है एंड पुलिस ऑफिसर्स सब जगह फैल जाते हैं। यहाँ पर मकार्थी भी आता है जो अपनी लकी रिंग जेसिका को दे देता है। परेड के दौरान हम मिच को देखते हैं जो जॉन कार्वर का मास्क लगाकर वहाँ आया था, बट वो सिर्फ वहाँ पर प्रोटेस्ट करने आया था, जिसे पुलिस वहाँ से भगा देती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वहाँ पर वो किलर आता है एंड इस बार उसने क्लाउन की ड्रेस पहनी हुई थी। वो वहाँ पर एक परफॉर्मर को मार देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है एंड वो उस भीड़ में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। जिसके बाद वो थॉमस, कैथरीन, जेसिका एंड स्कूबा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब कैथरीन को जब होश आता है तो वो किचन में टेबल पर पड़ी थी एंड वो किलर उसे तेल से गार्निश कर रहा होता है, जैसे किसी टर्की को रोस्ट करने से पहले किया जाता है। तेल लगाने के बाद वो अवन को ऑन करने के लिए चला जाता है। अवन ऑन करने के बाद वो वापस आता है तो वहाँ पर कैथरीन नहीं थी। वो उससे बचने के लिए छुप जाती है एंड वो किलर उसे ढूंढने लगता है। वो बचकर भागने की कोशिश करती है, बट वो किलर उसे पकड़ ही लेता है एंड उसे जिंदा ही अवन में डालकर रोस्ट कर देता है। किलर ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बट जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। उस किलर ने स्क्रीन के सामने एक फ़ोन रखा था एंड वहां से वो लाइव स्ट्रीम हो रहा था। अब उस किलर ने थैंक्स गिविंग टेबल पर जेसिका, स्कूबा, थॉमस, इवान एंड गैबी को बांधकर बिठा दिया था। जिसके बाद वो किलर डिनर टेबल से कपड़ा हटाता है जहां उसने रोस्टेड कैथरीन को रखा था, जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं। वो किलर उन्हें कहता है कि वो सारे वीआईपीज हैं, इसलिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट खास उनके लिए है। किलर वहाँ वॉइस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी रियल वॉइस किसी को पता ना चले। वो इवान को कहता है कि उसे वीडियो बनाने का काफ़ी शौक है एंड उसकी बनाई वीडियोस से ही उसने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। ये कहकर लाइव स्ट्रीमिंग पर ही वो इवान को हथौड़े से पीट पीट कर मार देता है। इसके बाद वो थॉमस को कैथरीन की स्किन सर्व करता है। इस दौरान जेसिका रियलाइज़ करती है कि नकारती की लकी रिंग में ब्लेड छुपी हुई है, जिससे वो अपनी रस्सियाँ काट कर खुद को छुड़ा लेती है एंड उस रिंग को स्कूबा को दे देती है। उस रिंग का इस्तेमाल करके स्कूबा भी अपनी रस्सी काट कर छूट जाता है एंड वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो किलर उन दोनों का पीछा करने लगता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि किलर ने अपना हाइड आउट जॉन कार्वर के कॉटेज में ही बनाया हुआ था। किलर से फाइट करते हुए स्कूबा घायल हो जाता है, लेकिन जेसिका वहाँ से बचकर भाग निकलती है। वो भागते हुए टाउन में वर्कशॉप के पास पहुँचती है जहाँ उसे जख्मी एरिक मिलता है एंड वो वर्कशॉप में जाते हुए बॉबी को देख लेती है, मतलब वही किलर था। अब तब तक एरिक भी खुद को संभाल लेता है एंड वर्कशॉप के अंदर चला जाता है।
वर्कशॉप के अंदर कुछ राउंड फायर होते हैं और बाहर आकर एरिक जेसिका से कहता है कि बॉबी ही किलर था जो वहाँ से भाग गया है। इसके बाद हम देखते हैं वर्कशॉप में जेसिका मौजूद थी, सारे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ गए थे एंड वो बॉबी को पकड़ने के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने कॉटेज से थॉमस, स्कूबा एंड गैबी को बचाकर हॉस्पिटल भेज दिया था। साथ ही पुलिस को वो फ़ोन भी मिल गया था जिससे जॉन कार्वर का अकाउंट ऑपरेट किया जा रहा था। अब सभी पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, बट एरिक जेसिका के साथ वहीं पर रुकता है। तब जेसिका नोटिस करती है कि एरिक के शूज़ पर वही कांटे लगे हुए थे जो कॉटेज के पास वाले जंगल में थे एंड वो सब कुछ समझ जाती है। साथ ही एरिक भी जान चुका था कि जेसिका को सब पता चल गया है, इसलिए वो उसे मारने वाला होता है। तब उसे मारने से पहले एरिक उसे बताता है कि वही जॉन कार्वर का मास्क लगाकर खून कर रहा था, बिकॉज वो अमेंडा के साथ रिलेशनशिप में था एंड वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अमेंडा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उन लोगों की लापरवाही की वजह से वो मारी गई। इसलिए वो उसका बदला उन सब से लेगा जो उसकी मौत के जिम्मेदार है। अब वो अपने सारे काम एक एक करके गिना रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जेसिका उसका कन्फेशन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ये जानने के बाद एरिक गुस्सा होकर उसे मारने के लिए भागता है। तभी वहाँ पर बॉबी आता है एंड वो जेसिका के साथ वर्कशॉप से बाहर भागने लगता है। तब भागते हुए जेसिका एक बलून गैस सिलेंडर ऑन कर देती है, जिससे टर्की बलून फूलने लगता है। बॉबी उसे एक कार में बिठाता है, पर एरिक उनकी कार को एक रोप से बांध देता है एंड उन्हें मारने के लिए आने लगता है। तब जेसिका उस कार में पड़ी गन को उठाकर टर्की बलून पर फायर करती है, जो एरिक के पास ही फट जाता है, जिस वजह से एरिक जलने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जेसिका एंड बॉबी पुलिस के पास थे एंड उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद हम देखते हैं पुलिस उस वर्कशॉप में एरिक की बॉडी को ढूंढती है, बट उन्हें वहाँ पर कोई बॉडी नहीं मिलती। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं जेसिका को एक नाइटमेयर आता है जहाँ जला हुआ एरिक उसे मारने के लिए आया है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एंड मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।